जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी पार्ट 2 अर्थव्यवस्था भाग 2। अभी तक हमारे इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को जरूर देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि आपके लिए जो पेट का एग्ज़ाम आपका है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप ये वीडियो जरूर देखें और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी जो आपके पेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाउ कैन एनएनपी बी डिफाइंड। एनएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि एनएनपी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन टैक्स। मतलब जीएनपी माइनस बिसावट कर होता है उसी को कहते हैं हम एनएनपी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन टैक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ही हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंट यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है। तो आपका ऑप्शन है सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अरुण जेटली। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। जी हाँ, पीयूष गोयल ही हमारे प्रेजेंट यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट ग्रोथ रेट वॉज अचीव्ड इन द कंट्री। देश में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो आपका ऑप्शन है 8th प्लान, जिसे कहते हैं 8वीं योजना, 10th प्लान जिसे कहते हैं 10वीं योजना, 9th प्लान जिसे हम कहते हैं 9वीं योजना, और 7th प्लान जिसे हम कहते हैं 10वीं योजना। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, 10th प्लान। 10वीं योजना में ही हमने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेंसी विच रन्स ओनली ऑन द रेपुटेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज। जो मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा पर चलती है वह है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि ऐसी उस करेंसी को क्या कहते हैं जो हमारी सेंट्रल बैंक के रेपुटेशन पे चलती है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। मतलब अपरिवर्तनशील मुद्रा को ही हम कहते हैं, वह करेंसी कहते हैं जो आप हमारी सेंट्रल बैंक की रेपुटेशन पे चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन है पीगू, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल या लियोनफिट। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, एल्फ्रेड मार्शल। जी हाँ, एल्फ्रेड मार्शल हमारे जो हैं वो ऑथर हैं किसके, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फर्म इक्वलाइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब एक फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए बराबर करती है। तो आपका ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसमें बताइएगा 4 ऑप्शन में से कि वो किससे एक फर्म है आपकी वो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन बी, एमपी इक्वल टू एमएफसी। मतलब आपका जो एमपी है, एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। मतलब सीमांत झुकाव इक्वल टू आपका होना चाहिए एमएफसी, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अगर ये आपकी दोनों बराबर रहेगी तभी किसी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो आपको बता दूं, जैसे एमआर की में फुल फॉर्म क्या होती है, एमआर की होती है मार्जिनल कॉस्ट, एआर की होती है एवरेज कॉस्ट, और एआरपी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, और एमपीपी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और वीएमपी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट, और एमआरपी फुल फॉर्म होती है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मतलब सीमांत आय उत्पादक। तो ये सभी की फुल फॉर्म दे रखी हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच विल दी टैक्स बर्डन ऑन द बायर एंड सेलर डिपेंड्स। मैं कर भार क्रेता और विक्रेता पर कितना होगा निर्भर करता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की लोच पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हरित क्रांति कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन जिसे हम नीली क्रांति कहते हैं, या ऑल दीज में ये सभी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, ऑल दीज, मतलब ये सभी आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, ये सभी रेवोल्यूशन आते हैं किसके अंदर, रेनबो रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है, तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं IFC, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं GIC, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, आपकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो प्रोवाइड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया जाता है, वो किसी द्वारा दिया जाता है, एक LIC कंपनी द्वारा जाता है, फाइनेंस द्वारा दिया जाता है। ये आपकी IFC, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर मेजर टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है, तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं चारों। इन चार ऑप्शन से ऑप्शन कौन सा आपका, तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन डी, नेशनल इनकम। जी हाँ, नेशनल इनकम एक सबसे आप कह सकते हैं बेटर तरीका है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं जैसे सर्विस एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, या बिजनेस सेक्टर। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, सर्विस एरिया। जो आपका सेवा क्षेत्र है उससे ही हमको क्या नाम है, मुख्यतः मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा होता है किसका, इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिमांड कर्व शेप ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र आकार होता है, तो आपका ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, हैविंग अ नेगेटिव स्लोप। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज आपका बन जाएगा कब, जब आपकी जो डिमांड कर्व होता है और वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडेड इन दी नॉन टैक्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के गैर कर आय में सम्मिलित होते हैं, तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसे बताना कौन सा सही है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। आपके जो इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रीज में उद्योग से प्राप्त आय, गिफ्ट, और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में सरकार संपत्ति से प्राप्त आय, ये सभी आपकी नॉन टैक्स इनकम होते हैं, मतलब सरकार के गैर कर आय में सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो चार ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू दी पुअर, मतलब गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ही हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन लक्ष्य होता है, इसे हम कहते हैं गोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान पीरियड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब हम कहते हैं नबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड, मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नबार्ड के कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, 1980 टू 1985, जो आपकी हमारी पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो आपकी 1980 में लागू की गई थी और 1985 तक रखी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में किसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, हमारी नबार्ड की, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं नबार्ड कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसे बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा ही हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चर
पर्ल प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ विच कंट्री? कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो आपका ऑप्शन है बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, जापान। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, जापान। जी हाँ, जापान का जो कल्चर और पल्प प्रोडक्शन है वह जापान का मेन इम्पॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड टू, तेंदुलकर समिति संबंधित है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं चारों, इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी, पॉवर्टी डिटर्मिनेशन, मतलब गरीबी निर्धारण जो आपका है वो रिलेटेड की गई थी, किससे संबंध थी ये? तेंदुलकर कमेटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ लेबर इन अ स्टेबल इकोनॉमी? श्रम की पूर्ति स्थिर अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की होती है? तो आपका ऑप्शन है इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक और इनइलास्टिक, मतलब बेलोचारदार, या परफेक्ट इलास्टिक हम कहते हैं पूर्णता लोचारदार, लोचदार से हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी, और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी को हम कहते हैं पूर्णता बेलोचदार। ठीक है, और इलास्टिसिटी को हम कहते हैं लोचदार, हिंदी में कहते हैं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, इलास्टिक, मतलब लोचदार। जो हमारी इकोनॉमी होगी उसमें क्या, जो आपकी सप्लाई चेन होगी ना, जो श्रम की पूर्ति स्तर होती है किस व्यवस्था में की जाती है, तो वो लोचदार में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया इज डिफाइंड एज, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, बाय गेटिंग कैलोरीज, मतलब कैलोरी प्राप्ति से। भारत में जो गरीबी है उसे डिफाइन किया जाता है कि एक पर पर्सन पर डे कितनी कैलोरीज गेन लेता है, मतलब कितनी कैलोरीज उसे लेता है, उसी हिसाब से उसकी गरीबी को परिभाषित किया जाता है, मतलब पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच दीस, मतलब आपको मैच करने हैं, जैसे विशाखापट्टनम, मूरी, गुड़गांव, पनकी हैं, आपके ये क्या है, ये आपके प्लेस हैं। और जो आपको उद्योग, जो आपके इंडस्ट्रीज से कहते हैं, जैसे मोटर गाड़ियाँ, मोटर इंडस्ट्री, पोत निर्माण, मतलब आपके जो शिप डेवलपमेंट और उर्वकर एल्यूमिनियम फैक्ट्री होती है, ये आपको बताना कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैच करना। ठीक है, तो उसमें बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना कौन सा सही है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी आपके इसमें सही है। जैसे कि आपका जो विशाखापट्टनम है वो किससे संबंधित है? आपका विशाखापट्टनम संबंध है पोत निर्माण से। ठीक है, शिप निर्माण से आपका संबंधित है किसका? विशाखापट्टनम। और आपका जो मूरी है वो किससे आपका है? एल्यूमिनियम फैक्ट्री से। ठीक है, और आपका जो गुड़गांव है वो किससे संबंधित है? आपका मोटर गाड़ियाँ से। जो आपकी मोटर गाड़ियाँ होती है कहाँ बनाई जाती हैं, ये उद्योग कहाँ पे है? ये है गुड़गांव के अंदर। और आपका पनकी में क्या है? उर्वकर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज, चक्रीय बेरोजगारी देन है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन क्या आपका? तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन बी, डेवलप्ड कंट्री, मतलब विकसित देश की। तो आपकी यही क्या है? चक्रीय बेरोजगारी। ये देन किसकी है? डेवलप कंट्रीज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी इस, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवाद, सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी, मिक्स्ड, मतलब मिश्रित, या नन ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, मिक्स्ड, मतलब मिश्रित इकोनॉमी है इंडिया की। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या आपकी, इसमें पूंजीवाद भी है और समाजवादी भी है, तो दोनों साथ साथ लेके चलते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज सपोर्टेड बाय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, इसके समर्थक थे। तो आपके ऑप्शन है हैबरलर, मिडरल, सिंगर, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, हैबरलर। जो आपके हैबरलर हैं वो सपोर्टर थे किसके? इंटरनेशनल ट्रेड इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी?
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि किस समिति के आधार पर दी गई थी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, शिवरमन कमेटी जो थी, इसे हम शिवरमन समिति कहते हैं, उसी के रिकमेंडेशन पे या हमारी जो नाबार्ड जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, उसकी स्थापना की गई थी। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो आपकी है शिवरामन कमेटी जो है उसकी सिफारिश पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ द लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सी ऑप्शन में आपका है ऑप्शन ए, प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो आपके एरिया होते हैं। प्राथमिक क्या आता है? प्राथमिक आपको जो कृषि क्षेत्र आता है उसको काउंट किया जाता है इसमें। तो इसमें जो कृषि एरिया उसमें आप सबसे कम नेशनल इनकम आपकी कंट्रीब्यूट की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन दी फॉलोइंग बेसिस, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ दी अबव, मतलब आपकी जो नेशनल इनकम किस पे बेसिस की जाती है? आपकी नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है करंट प्राइस के और फिक्स प्राइस दोनों पे की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, मतलब भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1993, 1992, 1988, 1990। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, 1988। जी हाँ, 1988 में हमारी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड की ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे हम शॉर्ट में कहते हैं सेबी, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी को हम सेबी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आपके ऑप्शन है यूनियन लिस्ट मतलब संघीय सूची में, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची में, कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में, नॉट मेंशन इन एनी पर्टिकुलर लिस्ट मतलब किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में। हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो समवर्ती सूची के अंदर आती है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ दी बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया, मतलब भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शन से ऑप्शन बताना आपको। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही हमारे जो भारत के कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच 5-year प्लान वॉज दी स्लोगन गरीबी हटाओ गिवन इन इंडिया, मतलब भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, फिफ्थ। हमारी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसी में यह गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस या ट्रैफिक। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर में हमारी सबसे ज़्यादा अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एड रिसीव्ड बाय इंडिया इंक्लूड्स, भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन है डेप्ट मतलब ऋण, ग्रांट मतलब अनुदान, बोथ ऑफ दी अबव मतलब ऊपर दोनों, या नन ऑफ दीस में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दी अबव, मतलब ऋण और अनुदान दोनों ही आपके होते हैं या आपको फॉरेन एड मिलती है। ठीक है, भारत को जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? तो विदेशी सहायता ऋण के रूप में भी प्रदान होगी और अनुदान के रूप में भी, मतलब डेप्ट के रूप में भी और ग्रांट के रूप में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 17 अगस्त, 17 सितंबर, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी 17 अक्टूबर। जी हाँ, 17 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉवर्टी। तो आपको बता दूं, अगर आपको ये डेज याद करने हैं तो हमारे चैनल पे आपको हर मंथ के एंड में जो वो मंथ है उस मंथ में कितने कितने इंपॉर्टेंट डेज हैं उसकी वीडियो आती हैं, तो वो ज़रूर देख लिया करें। इससे आपको जो सभी इंपॉर्टेंट डेज है उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कमिटी वॉज रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कौन सी समिति संबंधित थी? तो आपके ऑप्शन है सुधानी कमेटी, मतलब सुधानी समिति, गोईपोरिया कमेटी, मतलब गोपोरिया समिति, वेणुगोपाल कमेटी, या मालगाम कमेटी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी वेणुगोपाल कमेटी, मतलब वेणुगोपाल समिति ही आपकी रिलेटेड है किससे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड MNP का विस्तार कीजिए। तो आपके ऑप्शन से दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि MNP फुल फॉर्म क्या होगी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो NM की फुल फॉर्म क्या हुई? NMP की तो मिनिमम नीड प्रोग्राम फुल फॉर्म होती है MNP की। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रेंड, मित्र क्या है? तो 4 ऑप्शन बताना है कि मित्र क्या है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी फैसिलिटी टू ट्रांसफर मनी बाय इंडियन बैंक्स, भारतीय बैंक द्वारा धन स्थानांतरित करने की सुविधा को ही हम कहते हैं मित्र, मतलब फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऑप्शन बताना है। इसमें से ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में व्यापार करना ही हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, भारत सरकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें बताना आपको कि कौन सा आपके जो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर नहीं आता है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी जनधन अकाउंट। जो आपके जनधन अकाउंट्स हैं, खाते हैं आपके हैं, वो आपके स्मॉल सेविंग स्कीम के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडियन प्लानिंग, मतलब भारतीय नियोजन में योजना अवकाश किस अवधि में रहा है? तो आपका ऑप्शन है 1966 से 1969, 1979 से 1981, 1985 से 1987, 1991 से 1993 तक। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए 1966 से 1969 को हम कहते हैं योजना अवकाश, मतलब प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ठीक है, किसमें? इंडियन प्लानिंग के इस बीच में प्लान हॉलीडे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोबिन टैक्स इज अ टैक्स लिविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, टोबिन कर निम्न में से किस पर लगाया जाने वाला कर है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका होगा? तो सी ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील्स, मतलब विदेशी मुद्रा बाजार के सौदे ही आपके आते हैं टोबिन टैक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी फॉलोइंग आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टेबल पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या की निम्न विशेषता होती हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सी आपकी जो स्टेबल पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक होती है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मतलब फिक्स्ड बर्थ रेट और अनचेंजिंग एज स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ आपकी स्टेबल पॉपुलेशन होगी, जिस कंट्री की अगर स्टेबल पॉपुलेशन होगी वहाँ पे जो बर्थ रेट होगी वो फिक्स होगी, और साथ ही वहाँ पे जो एज स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज स्ट्रक्चर मतलब कहते हैं जो एवरेज एज होती है आपकी, जो एवरेज एज होगी वो भी स्टेबल रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एडम स्मिथ सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं फ्रीडम इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी मतलब मुक्त अर्थव्यवस्था, इनविजिबल पावर मतलब अदृश्य शक्ति, फ्री ट्रेड पॉलिसी मतलब मुक्त व्यापार नीति, या और कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। तो इसमें बताना है कि चारों में से कौन सा एडम स्मिथ द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए दे रखा 1 2, बी दे रखा 2 3, सी दे रखा, तो इसमें से ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन 1 2 3 4 आपके हैं। ये किस में आपके, ये तीन जो चारों ही हैं, ये किस द्वारा सपोर्ट किए गए थे? ये चारों ही सपोर्ट किए गए थे एडम स्मिथ द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी मेन टाइप्स ऑफ बजट, बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 5। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, 5 प्रकार के बजट होते हैं मेनली। ठीक है, मेन 5 प्रकार के बजट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वर्ल्ड्स फर्स्ट परफॉर्मेंस बजट वॉज स्टार्टेड इन, विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत की हुई थी। तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो पहली बार परफॉर्मेंस बजट है वो स्टार्ट किया गया था यूएसए के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड, मेक इन इंडिया अभियान लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन है मार्च 2013, सितंबर 2014, अक्टूबर 2015, जनवरी 2016। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में। जी हाँ, मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिमांड कर्व इज ए यूनिडायरेक्शनल फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब मांग वक्र कीमत का एक दृश्य फलन होता है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग। जी हाँ, जो आपकी डिमांड कर्व है इज ए यूनिडायरेक्शनल फंक्शन प्राइस ऑफ डिक्रीजिंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू ईयर 2011-12 वॉज डन बाय CSO फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु CSO द्वारा नया वर्ष 2011-12 किया गया। तो आपका ऑप्शन है 1981, 2004-5, 2001, 2001 to 2002। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, 2004 एंड 5। 2004-5 में डिसाइड किया गया था कि आपका जो नया वर्ष होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए वो कौन सी होगी? 2011 एंड 12 होगी। कब किया गया था CSO द्वारा? 2004-5 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम प्रॉफिट अ फर्म विल गेट व्हेन इट्स मार्जिनल इनपुट इज इक्वल टू, किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगत बराबर हो उसके। तो आपका ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट, या ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी आपका है मार्जिनल कॉस्ट, और डी आपका है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ सीमांत लागत जो आपकी है, एक फर्म को जब मैक्सिमम प्रॉफिट जब होगा उससे उसके मार्जिनल इनपुट जिसे हम कहते हैं सीमांत आगत, वो बराबर किसके होगा? मार्जिनल कॉस्ट के, मतलब सीमांत लागत के बराबर होगा, तभी एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।